चैट में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट मैटर मेरा एचआरपीए का ही है। शायद जगदम्बा में क्या ही कोई वैल्यू है इसका। तो इसका वैल्यू तब है जब आप इंटरनेशनल लेवल के जानकार हो, मुद्दों पे बोलने का नॉलेज हो। तो वो मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का जो मेरा आइडियोलॉजिकल ब्लॉग है जगदम्बा तिवारी देव का 150 उसमें, क्योंकि एलएलबी एलएलएम भी है, पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस की थोड़ी बहुत खबर होने की वजह से, नॉलेज होने की वजह से बोला जाता है। आपके पास जानकारी है तो बोलना ही चाहिए। और आपको लगता है कि कहाँ कोई बोल रहा है, जानकार यदि बचे हैं जिंदा तो वो बोल कहाँ रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं आज के टाइम में वो नल हो गए हैं, वॉइड हो गए हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जो मान्यता दे देता था, सिक्योरिटी काउंसिल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता था, वीटो पावर थे। युद्ध के पहले मान्यता ली जाती थी कि युद्ध होगा कि नहीं। तो हमारे देश में जो अमेरिका, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका है, उसके यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहे हैं। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए एशिया में देखिए, अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार चलता है, अगर शुरू होता है, तो देखिए सब कुछ क्लियर है। इस बार अगर जीत होगी, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो यूरेशिया की होगी। और यूरेशिया में कहिए एशिया, और जो कि जिसमें कि चाइना ही मोस्ट है। चाइना की बहुत सारी चीज़ें हमें खुद, उसका बाजारवाद, उसका पूरा नेशनलाइजेशन, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। अमेरिका क्या है, इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट देता है। अमेरिका क्या है, अमेरिका के यहाँ कोई अपना कोडिफाइड लॉ ही नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन है कि वहाँ सब कुछ सिक्योर है। वहाँ पे देखिए, भारत से ज़्यादातर लोग जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। कॉमनवेल्थ के अंतर्गत पहले ये आते थे लोग। डोमिनियन स्टेट था हमारा स्टेट, फिर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आए। थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर उसके हिसाब से देखिए, अगर ये ग्रुप बना के लड़ते हैं, थर्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, तो आज के टाइम में थर्ड वर्ल्ड के 20% कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास एटम वेपन्स हैं ऑलरेडी, और जिनकी हैसियत है कि वो खरीद सकती हैं। और पूरा अगर कैलकुलेशन किया जाए युद्ध का, तो कहा जाता है ना कि 5 पांडव मिलके पूरा कौरव को हरा दिए। उस टाइप का कंडीशन आप यूक्रेन और रशिया को देख लीजिए। यूक्रेन की तरफ से पूरा नाटो था, यूरोपीय कंट्रीज़ थे, अमेरिका, सब कुछ था। रसिया इतना पावरफुल है, उसका पावर देखिए, अकेले लड़ा और अब तक अपना अस्तित्व कायम रखा हुआ है। इंटरनली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं सब सारी कंट्रीज़, जिसका एक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि नाटो में के अंतर्गत इतनी कंट्रीज़ आती हैं। और रशिया यूएसएसआर का एक अलग पार्ट है। यूएसएसआर यूक्रेन और ये रसिया से मिलकर बना है। यूक्रेन उसी का पार्ट है। और लड़ाई किस मैटर को था कि वो नाटो से समझौता ना करे। वजह, नाटो ये जो कंट्रीज़ लेवल के अपने कंट्री के इश्यूज़ हैं वो मैच नहीं करते हैं। अमेरिका कभी भी इज़राइल का साथ देता है क्योंकि उसके इश्यूज़ इज़राइल से मैच करते हैं। इज़राइल के इवन अमेरिका ही बनाया है, उसका गॉड फादर अमेरिका है। अब सोचिए, अमेरिका लड़ रहा है, साथ लड़ रहा है इज़राइल से। ईरान, टोटल पहले क्या ना कुछ कंट्रीज़ थी मुस्लिम्स, आज के डेट में 57 से 58 हुई हैं शायद, तितर बितर होते हुए। इन युद्धों से जो अलग होते हैं वो रिफ्यूजीज़ होते हैं, उनको कोई कंट्री साथ नहीं देती हैं, कभी नहीं दे। सबसे शोषित जगह वो हैं। अभी हाल में उनसे रिलेटेड काफ़ी फाइट हुआ था। कभी उस पर अमेरिका चाहता है कब्जा करना, कभी अदर कंट्रीज़ चाहती हैं। तो एक
मार्जिन बना रहता है उनके शोषण का हमेशा। वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चाहेंगे कि या तो उनकी अपनी कंट्रीज़ बन हो जाए। लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वार के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, हो सकता है। और हम देखिए, जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त हम बोले थे कि यूक्रेन को बचाया जाए रशिया के फेवर में, और यूक्रेन के फेवर में, हम किसी के फेवर में नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि यूक्रेन को कोई ख़त्म कर दे। उसने अपने आप को डेवलप किया है, अपने लोगों के साथ डेवलप किया है, और समझौता जिस भी पॉइंट पे हो वहाँ का खून खराबा ना किया जाए। आप समझौता मान लीजिए जहाँ पे आप सेटल कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और अगर अभी कितना खून खराबा हो चुका है। आज के टाइम में लोगों की ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, और यदि यही रहा तो आने वाले टाइम जो हैं रियल ह्यूमन बीइंग नहीं बचेंगे, और ये सबसे बड़ा डेंजर है। और हम तो देख रहे हैं नहीं बचे हैं, ज़्यादातर नहीं बचे हैं, जिनका ऊपर का माला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चल रहा है। आने वाले टाइम में बहुत डेंजरस होगा। थर्ड वर्ल्ड वार रोकना सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट से लेकर इवन हर कंट्रीज़ की ज़रूरत है आज। और हम तो कहेंगे कि अगर चाइना कूद रहा है तो एशिया भी कूदेगा। अमेरिका, ईरान और ये अदर कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ का सब देख ही रहा है। सब अपने अपने हितों से जुड़े हुए हैं। कोई पावर का कोई गेम नहीं है। देखिए, अगला हमारा जो आगे का फैक्टर्स है, सस्टेनेबल एनर्जी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इसके पहले थर्मल पावर्स हैं और अदर कंट्रीज़ हैं जो सस्टेनेबल एनर्जी में छुपी रुस्तम है। अभी तो धीरे धीरे पता चलेगा। कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत कम जगह में इतना उत्पादन करती हैं कि 50 से 1/3 कंट्रीज़ का पेट भरती हैं, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? उनका बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और एक्सेट्रा का यूज़ नहीं है, उनका टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं। तो ये ईरान को लेके जिनके, देखिए ईरान हैं हॉर्मुज़ स्टेट्स या फिर खाड़ी प्रदेश या फिर जहाँ तेल की फाइट्स हैं, वहाँ ये फ्यूल एनर्जीज़ और ये सब जो है ना, कभी बहुत आबाद रहे होंगे। आबाद रहन उनकी गलतियों की वजह से वो ऐसे मरुस्थल टाइप के और बहुत ऐसी जगह बन गए जिसके वजह से उनके नीचे ये फ्यूल एनर्जीज़, पेट्रोलियम, डीजल और ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल वो हो गई। यही गलती हर कंट्रीज़ कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत हमेशा के लिए तो है नहीं। सबसे ज़्यादा है पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर का। तो जिनके पास ऑयल है वो भी बढ़ेंगी, जिनके पास ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, जिनके पास लिथियम है वो